प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम के साथ जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी होंगे। शिंजो आबे प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती का दर्शन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी उनके साथ होंगे। देर शाम दोनों नेता दिल्ली वापस लौट आएंगे। वाराणसी जाने से पहले जापान के पीएम का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच बैठक होगी। शिंजो आबे कारोबार जगत के दिग्गजों से भी मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि जापान के साथ बुलेट ट्रेन प्रणाली के लिए 98,000 करोड़ रुपए का करार होगा। जापान इस परियोजना पर आने वाली लागत का 81% रियायती दर पर कर्ज देगा। हिंदी जगत के महामंच एजेंडा आज तक में भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर संसद को ठप करने का आरोप लगाया। गडकरी के मुताबिक नेशनल हेराल्ड केस से केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस ने कोर्ट में अपनी बात रखनी चाहिए। गडकरी ने दावा किया कि सरकार का कोई फैसला अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं रहा। गडकरी ने शहरों को गांव से जोड़ने पर बल दिया तो कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार ने देश को सड़क के साथ साथ दिलों से जोड़ने की बात कही। एजेंडा आज तक पर रविशंकर प्रसाद ने मोदी लहर के कायम होने की बात कही। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लोगों ने मोदी को 5 साल के लिए चुना है और सरकार पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। आनंद शर्मा ने किया पलटवार, बोले पता नहीं पीएम मोदी किस दुनिया में रहते हैं, मोदी लहर अब उल्टी चल रही है। वृंदा करात ने सरकार के विकास के दृष्टिकोण पर सवाल उठाए। बिहार और गुजरात के गाँव में मिली हार को इसका प्रमाण बताया। एजेंडा आज तक पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी में अगली बार भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है। सीएम अखिलेश के मुताबिक 2017 में राज्य में किसी से गठबंधन नहीं होगा। समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पर सरकार बनाएगी। अखिलेश ने मुलायम सिंह को पीएम के तौर पर देखने की बात कही। एजेंडा आज तक के मंच पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज पर फैसला क्रिकेट बोर्ड पर टाल दिया। सीमा पार से होने वाली गोलीबारी का मुद्दा उठा तो जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीमा पर अब जैसी कार्रवाई हो रही है वैसी पहले कभी नहीं हुई। इस पर कांग्रेस के जितिन कुमार बीते 18 महीने के आंकड़े गिनाने लगे। उन्होंने दावा किया कि इस दौरान 900 सीज फायर उल्लंघन हुए, इतने पहले कभी नहीं हुए। एजेंडा आज तक में गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री के नॉर्थ ईस्ट के प्रति बदले नजरिए का जिक्र किया। रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने हर 15 दिन में एक मंत्री को नॉर्थ ईस्ट जाने का निर्देश दिया है। इन दौरों से फायदा हुआ। प्रधानमंत्री ने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट बनाया। नतीजा, अब सरकार नॉर्थ ईस्ट को लेकर तालमेल से काम कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एजेंडा आज तक में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 7.5 करोड़ की जनता को अपना परिवार बताया। लाडली लक्ष्मी योजना की सफलता को बताया। सरकार और समाज की बड़ी कामयाबी, विकास को अपनी जीत का आधार बताया। एजेंडा आज तक के 12वें सेशन का मुद्दा रहा कितना बदल गया हिंदुस्तान। इसमें संसदीय कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने असहिष्णुता पर विरोध को बिहार चुनाव से जोड़ा। कहा, बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद अवार्ड लौटाना भी बंद हो गया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि दंगे कराने में बीजेपी की मास्टरी है। एजेंडा आज तक के मंच पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शिक्षा पर सरकार का ब्लूप्रिंट सामने रखा। स्मृति ईरानी ने संकेत दिए कि सरकार शिक्षा में परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। शिक्षा के ढांचे को पूरे देश में बेहतर बनाने पर भी काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि कॉलेजों की कट ऑफ देखकर बतौर मां उनका दिल बैठ जाता है। असहिष्णुता के सवाल पर ईरानी ने इसे राजनीतिक करार दिया। ईरानी ने कहा कि वो एक हिंदू महिला है, पारसी से शादी की है। जिन बच्चों को अपनी कोख से जन्म दिया उसे हिंदू नहीं बल्कि पारसी बनाया। इससे ज्यादा सहिष्णुता पर बड़ा उदाहरण वो नहीं दे सकती। संसद को ठप किए जाने पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि देश का न्यायिक तंत्र किसी के निर्देशों पर चलता है तो देश की अदालत का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। एजेंडा आज तक में तहरीक इंसाफ के मुखिया और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इमरान खान ने भारत पाकिस्तान बातचीत का समर्थन किया। इमरान के मुताबिक पाकिस्तान की ज्यादातर आवाम अमन पसंद है। दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध से कारोबार करने का माहौल बनेगा और गरीबी पर काबू पाया जा सकेगा। इमरान ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट खेलने की मंजूरी को भी वक्त की जरूरत बताया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को अमेरिका के परमाणु क्षमता से संपन्न विमान वाहक पोत
UAS ड्वाइट डी आइजनहॉवर का दौरा करने का मौका दिया गया है। इस युद्धपोत का दौरा करने का अवसर किसी विदेशी नेता को दिए जाना अपने आप में दुर्लभ है। पर्रिकर को यह अवसर अमेरिकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर ने खुद दिया। दोनों नेताओं ने इस जहाज पर लगभग 4 घंटे बिताए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी और कृषि मंत्री रणधीर सिंह की मुसीबत बढ़ सकती है। रघुवर दास सरकार के दोनों मंत्रियों पर नामांकन के समय शपथ पत्र भरने में गलत जानकारी देने के आरोप लग रहे हैं। शपथ पत्र के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने मैट्रिक के पहले ही ISC पास कर ली थी। कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह एक जगह अपने आप को इंटर पास कराते हैं तो दूसरी जगह मैट्रिक। कांग्रेस नेता शकील अहमद का पीएमओ पर बड़ा हमला। शकील अहमद ने आरोप लगाया कि पीएमओ डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट बन गया है। यह विपक्ष की आवाज दबाने के लिए साजिशें रची जाती हैं। शकील अहमद के मुताबिक नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फंसाने की साजिश रची गई है। राहुल गांधी असम के दौरे पर हैं। गुवाहाटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल का भव्य स्वागत किया। राहुल गांधी जिस इलाके से गुजरे उन सड़कों को कांग्रेसी झंडों से पाट दिया गया। दौरे को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ ही राज्य सरकार भी पूरे जोर शोर से जुटी हुई है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले राहुल का दौरा बेहद अहम है। दिल्ली में अब किसी भी नई डीजल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये रोक लगाते हुए राज्य और केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे अपने विभागों के लिए डीजल गाड़ियां न खरीदें। इसके साथ ही 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार एक बार फिर दिल्ली में पूछो ऐप लॉन्च करने जा रही है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने GPS से जुड़े ऑटो और टैक्सी को अपने नए ऐप से जोड़ने का फैसला किया है। ऑटो टैक्सी की सेवा लेने वालों को इससे फायदा मिलेगा। 1 जनवरी से दिल्ली में ऑड इवन नियम को तोड़ने वालों को भारी जुर्माना लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक नियम तोड़ने वालों को 2000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। MP के खाद्य मंत्री विजय शाह के साथ सेल्फी खिंचवाना है तो 10 रुपए चुकाने होंगे। विजय शाह ने हाथ मिलाने के लिए भी यही कीमत तय की है। मंत्री ने इसे नए साल यानी 1 जनवरी से लागू करने का मन बनाया है। सेल्फी और हाथ मिलाने पर 10 रुपए की कीमत तय करने पर विजय शाह का तर्क है कि वो इस पैसे का इस्तेमाल समाज कल्याण के लिए करेंगे। बिहार के नए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गंगा पथ प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। तेजस्वी यादव ने 2 टूक सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि योजनाओं का हर महीने प्रमाण पत्र देना होगा। इस प्रमाण पत्र में ये बताना होगा कि कॉन्ट्रैक्टर ने सही काम किया है या नहीं। अगर सही काम नहीं हुआ है तो कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई होगी। अगर प्रमाण पत्र के बाद शिकायत आती है तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में ओरिएंटल प्राइवेट यूनिवर्सिटी में खुलेआम लॉ की परीक्षा में जमकर नकल चली। NSUI कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी में छापा मारकर छात्रों को चीटिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। जब कार्यकर्ता पहुंचे उस वक्त परीक्षा केंद्र में खुलेआम नकल की जा रही थी। निर्भया गैंगरेप मामले के नाबालिग दोषी की रिहाई पर निर्भया के मां बाप ने सरकार पर निशाना साधा है। निर्भया के मां बाप ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सरकार दोषी को Z कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराने जा रही है। दोषी जुवेनाइल समाज के लिए खतरा है। निर्भया के पिता ने दोषी नाबालिग का चेहरा सार्वजनिक करने की मांग की। गौरतलब है कि दोषी नाबालिग को 3 साल की सजा के बाद रिहा किया जाएगा। लाल किले के ठीक सामने नेताजी सुभाष मार्ग पर उस समय बड़ा हादसा होते होते बच गया जब 3 व्हीलर में अचानक आग लग गई। ऑटो में चालक के साथ साथ सवारियां भी थी। जैसे ऑटो में आग लगी, ड्राइवर और सवारियों ने कूदकर जान बचाई। आग इतनी जबरदस्त थी कि पूरा ऑटो जलकर खाक हो गया। गनीमत यह रही कि ऑटो का सिलेंडर फटा नहीं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में प्रदूषण के मामले में लखनऊ पहले स्थान पर पहुंच गया है, जबकि बीते 1 सप्ताह से प्रदूषण को लेकर मीडिया की सुर्खियां बनी दिल्ली चौथे पायदान पर पहुंच गई है। वहीं कानपुर और वाराणसी को हवा में जहर फैलाने वाले शीर्ष 6 शहरों में शामिल किया गया है। उत्तराखंड पुलिस के जवानों को बाबा रामदेव ट्रेनिंग दे रहे हैं। जवानों में बढ़ते तनाव को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने पुलिस टीम को ट्रेनिंग देने की पहल की है। हरिद्वार में अगले साल जनवरी माह में शुरू हो रहे अर्धकुंभ मेले की सुरक्षा के लिए आए पुलिस बल को योग गुरु बाबा रामदेव ने स्वस्थ चुस्त दुरुस्त रहने के गुण सिखाए। उत्तराखंड के चंबा और जोशीमठ में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। औली में बर्फबारी होने से जोशीमठ में लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। निचले क्षेत्रों में बारिश होने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश से तापमान में भारी गिरावट आई है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ऊंची चोटियों पर रुक रुक कर बर्फबारी भी हो रही है, जबकि निचले इलाकों में तेज ठंडी हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है, जिससे ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। जबकि सोलन सहित कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी लो हो गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को भी बारिश ने खूब भिगोया। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी शिमला में बारिश जारी रहेगी, वहीं बारिश के बाद तापमान ने और गोता लगाया है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग और ऐतिहासिक मुगल रोड को भारी हिमपात और सड़क पर फिसलन बढ़ने के कारण बंद कर दिया गया। हिमपात और फिसलन की वजह से कश्मीर घाटी को देश के दूसरे हिस्से से जोड़ने वाले 300 किलोमीटर लंबे श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। जवाहर सुरंग, बनिहाल और शैतान नाला के पास लगभग आधा फुट बर्फ जमा है और इन क्षेत्रों में अब भी हिमपात जारी है। चेन्नई में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए तमिलनाडु सरकार ने विशेष मुहिम शुरू की है। राज्य सरकार के अधिकारी लोगों के घर घर तक पहुंचकर उनकी जरूरत की चीजों की जानकारी मांग रहे हैं, फिर राज्य सरकार उन्हें मदद पहुंचा रही है। इसके साथ ही सरकार आर्थिक नुकसान का आकलन भी कर रही है। अभिनेत्री जिया खान की खुदकुशी मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने दावा किया है कि 2013 में सुसाइड से पहले एक्ट्रेस जिया खान प्रेग्नेंट हुई थी। उनके बॉयफ्रेंड सूरज ने जिया को अबॉर्शन के लिए दवाइयां दी थी। इतना ही नहीं, अभिनेता सूरज ने भ्रूण को टॉयलेट में बहाया था। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सूरज को इस बात की फिक्र थी कि अगर ये मामला सार्वजनिक हो गया तो उनका फिल्मी करियर खतरे में पड़ सकता है, इसीलिए वो जिया को इस हालत में भी अस्पताल नहीं ले गया। सूत्रों के मुताबिक इस घटना के बाद जिया बुरी तरह टूट गई थी। सूरज ने भी उससे दूरियां बनाना शुरू कर दी। जिया डिप्रेशन का शिकार बन गई। कुछ दिनों बाद जिया खान ने खुदकुशी कर ली। कोंकण रेल के ट्रेन के टॉयलेट में महिला का पैर पूरे 11 घंटे तक फंसा रहा। 68 साल की महिला उस वक्त बड़ी मुसीबत में फंस गई जब बोगी के टॉयलेट में उनका पैर फंस गया। रेलवे के अधिकारियों ने उनके पैर को चलती ट्रेन में निकालने की कोशिश की। करीब 11 घंटे बाद गैस कटर की मदद से लोहे को काटकर महिला का पैर निकाला गया। दिल्ली में देर रात राष्ट्रपति भवन के पास 6 कारें आपस में भिड़ गई। हादसे में पुलिस की जिप्सी भी चपेट में आ गई। इस घटना में करीब 5 से 6 लोग घायल हुए, जिसमें एक दिल्ली पुलिस का एएसआई और 2 लड़कियां भी हैं जो होंडा सिटी में सवार थी। ऑडी का ड्राइवर घटना के बाद फरार है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से मामले की जांच कर रही है। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 35 में एक महिला को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। दफ्तर से घर जाने के लिए निकली पीड़ित जैसे ही नोएडा स्टेडियम के पास पहुंची, पीछे से बाइक सवार युवकों ने उस पर हमला कर दिया। महिला फिलहाल अस्पताल में दाखिल है। हरियाणा के यमुनानगर में रेलवे कॉलोनी में रेलवे अफसर की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गई। हमलावरों ने घर में डोरबेल बजाकर रेलवे अधिकारी से मिलने की इच्छा जताई और जैसे ही अधिकारी सामने आए, हमलावरों ने उन्हें टारगेट कर गोलियां दागनी शुरू कर दी। हालांकि हमलावरों का निशाना चूक गया और अफसर बाल बाल बच गए। पड़ोसियों और घर के नौकरों की मदद से हमलावरों को दबोच लिया गया। यूक्रेन की संसद में मारपीट का जबरदस्त वीडियो सामने आया है। संसद में यूक्रेन के पीएम जब अपनी ही सरकार की पीठ थपथपा रहे थे, तभी विपक्ष के एक सांसद ने उनको खींचकर पोडियम से हटाने की कोशिश की। इस वाकये के दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों ने विपक्षी सांसदों की जमकर धुनाई कर दी। पाकिस्तान ने एटमी हथियारों को ले जाने में सक्षम मिसाइल शाहीन 3 का परीक्षण किया है। ये मिसाइल 2750 किलोमीटर तक हमला कर सकती है, यानी भारत का कोई भी हिस्सा इसकी रेंज से बाहर नहीं है। इस मिसाइल को अरब सागर में दागा गया। पाकिस्तान इस मिसाइल को अग्नि मिसाइलों के काट के रूप में प्रचारित करता है। अफगानिस्तान के काबुल में तालिबान ने बड़ा हमला बोला। काबुल में स्पेन के दूतावास के बाहर कार बम धमाका करके तालिबान ने 2 लोगों की जान ले ली। धमाके के बाद दूतावास के करीब के गेस्ट हाउस पर गोलियां भी चलाई गईं। तालिबान के इस हमले से अफगानिस्तान में शांति बहाली की प्रक्रिया पटरी से उतर सकती है।